नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलहरी आप सभी के लिए करंट जीके की जो क्लास वो लेकर उपस्थित। दोस्तों, ये जो करंट जीके की क्लास है, ये आने वाली जितने भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षा है या बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप लोग जो है वो ध्येय बना के रखें, लक्ष्य को निर्धारित करके रखें, ताकि आने वाली जो परीक्षा है वो आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों भरी हो और आप सभी को जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त हो। और ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम जो है हमारे करंट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो ये है, हाल ही में चर्चा में रहा A76 क्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। A76 क्या है? ऑप्शन है हिमशैल, धूमकेतु, स्पेस स्टेल और प्रक्षेपास्त्र। तो दोस्तों, ये जो है A76 ये क्या है? हिमशैल है। क्या है? हिमशैल। क्यों चर्चा का विषय रहा? दोस्तों, ये जो हिमशैल है ये अंटार्कटिका से टूटकर क्या हुआ है? अलग हुआ है और बहुत बड़ा क्षेत्र टूटकर अलग हुआ है, इसलिए ये जो हिमशैल है ये चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, अंटार्कटिका जो है वो इस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव जो है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव, ये जो है ये विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। दोस्तों, सबसे ठंडा जो महाद्वीप है इसमें स्थान पूछे वोस्टोक। कौन सा स्थान है? वोस्टोक जो है वो इस पृथ्वी का स्थल भाग का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जो दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। दोस्तों, अंटार्कटिका को जो है वो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे विश्व के विभिन्न देशों ने अपने अनुसंधान दल जो है वो क्या कर रखे हैं? स्थापित कर रखे हैं। यहाँ पर लगातार रिसर्च कार्य हो रहा है और इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। भारत ने भी यहाँ पे अपने 3 अनुसंधान दल जो है वो क्या कर रखे हैं? स्थापित कर रखे हैं और उनमें से एक है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। यानी भारत ने अंटार्कटिका पर 3 अनुसंधान दल स्थापित किए थे। एक है दक्षिणी गंगोत्री, एक है मैत्री और दूसरा कौन सा है? भारती। कौन सा है? भारती। भारती। दोस्तों, इसको एक उपमा और दी जाती है, इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। और श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ की चादर ही चादर दिखाई देती है और उसी चादर से ये जो हिमशैल है ये क्या हुआ? टूटा है और इसको क्या नाम दिया? A76। दूसरा दोस्तों, इसे कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप। दोस्तों, अभी तो इस पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से खनिज संसाधनों का क्या होगा? दोहन होगा। और हम कहते हैं पेट्रोलियम के विपुल भंडार हैं। यहाँ पे गेहूं की कृषि यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो कृषि है वो भी यहाँ पर क्या की जा सकती है? की जा सकती है। इसलिए इसको विश्व में भविष्य का जो महाद्वीप है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न करते हैं दोस्तों वो ये है विंटर ओलंपिक 2000। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंटर ओलंपिक 2021 अभी क्या हुआ है दोस्तों? विंटर ओलंपिक 2021 चर्चा में क्यों है अभी बताते हैं। पहला हो रहा कहाँ? बीजिंग, टोक्यो, मेलबोर्न और एथेंस। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो बीजिंग होगा। बीजिंग क्यों? क्योंकि 2022 के जो ओलंपिक होंगे ग्रीष्मकालीन विंटर ओलंपिक जो है वो बीजिंग में होंगे। और बीजिंग कहाँ पे है? चीन में। और आप सबको पता है दोस्तों कि चीन जो है वहाँ पे कोरोना का जो विस्फोट हुआ था, यानी विश्व में कोरोना की जो देन है वो किस देश की है? चीन की है। और 2022 में वापस जो है वो कोरोना का जो विस्फोट है, जैसे भारत में लहर आ रही है
और हम कह रहे हैं ये जो लहर है ये आने वाले समय में और भयंकर होगी। तो चीन ने क्या किया है, बीजिंग के आसपास के जो गांव हैं वहां पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिए, यानी वहां के जो नागरिक हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। और इसीलिए जो बीजिंग विंटर ओलंपिक है वो चर्चा का विषय है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि बीजिंग जो है यहाँ पे 2022 के विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों टोक्यो जो है वहाँ पे जो है वो ओलंपिक आयोजित किया गया। पैरा ओलंपिक जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, टोक्यो में आयोजित किया गया। दोस्तों बीजिंग जो है विंटर ओलंपिक जो है इसका जो ध्येय वाक्य है, दोस्तों बीजिंग ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, हम कहते हैं टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्या है ध्येय वाक्य, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर जो है वो इसका क्या है ध्येय वाक्य। जबकि इसका शुभंकर है जो दोस्तों वो बिग डवेन पांडा, बिग डवेन पांडा जो है वो इसका क्या है शुभंकर। यानी विंटर ओलंपिक जो है दोस्तों इसका शुभंकर क्या है, बिग डवेन जो पांडा जो है वो इसका शुभंकर है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है, हाल ही में चर्चा में रहा पाओस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों पाओस जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है, तो हम कहेंगे कि ये जो पाओस ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन में है कोस्टोरिका, हवाई द्वीप, इक्वेडोर और चिली। तो दोस्तों ये जो है कोस्टोरिका में है। कहाँ पे है, कोस्टोरिका में है। पाओस ज्वालामुखी जो है इसमें एक बैक्टीरिया प्राप्त हुआ है और वो बैक्टीरिया ऐसा है जो विषम परिस्थितियों में क्या करता है, जीवित रहता है। यानी हमारा जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, इसमें ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक क्या कह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और हम कहते हैं अत्यधिक तापमान पर जीवित रहने के कारण ये जो पाओस ज्वालामुखी है ये क्या रहा है, चर्चा में रहा है। और ये जो पाओस ज्वालामुखी है ये मध्य अमेरिका का एक देश है कोस्टोरिका, वहाँ पे क्या है अवस्थित है। दोस्तों हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है मोना लोआ ज्वालामुखी। और ये मोना लोआ जो ज्वालामुखी है ये सबसे बड़ा सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप किस महासागर में, हम कहते हैं प्रशांत महासागर के मध्य में अवस्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, 50वां जो प्रांत है वो हवाई द्वीप माना जाता है। दूसरा है इक्वेडोर। और इक्वेडोर में दोस्तों एक ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, इक्वेडोर का कोटोपेक्सी। और इक्वेडोर कौन से महाद्वीप में है, हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और चिली में जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है वो है एकाकागुआ। और एकाकागुआ है दोस्तों ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा। दोस्तों ये सबसे ऊंचा है लेकिन ये सक्रिय नहीं है, ये कैसा है, शांत प्रकार का ज्वालामुखी। अगर प्रश्न पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है तो हमें एकाकागुआ करना होगा। दोस्तों अगर पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो हमें कोटोपेक्सी करना होगा। कोटोपेक्सी और एकाकागुआ दोनों ही कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और ये कौन से पर्वत पर है तो हम कहते हैं एंडीज पर्वत पर। कौन से पर है, एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत जो है वो हिमालय के बाद में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। और हम कहते हैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत जो है वो कौन सा, एंडीज। यानी विश्व का सबसे लंबा पर्वत और हिमालय के बाद में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा, एंडीज। और एंडीज किस महाद्वीप में, हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज अवस्थित। और उसमें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एकाकागुआ है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपेक्सी है। कौन सा है, कोटोपेक्सी। और जो है पाओस ज्वालामुखी वो कहाँ पे है, कोस्टोरिका। और कोस्टोरिका कहाँ पे है, हम कहते हैं मध्य अमेरिका। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। सितंबर 2021 को
भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये जो एयर स्ट्रिप है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया? पहला ऑप्शन है बाड़मेर राजस्थान, दूसरा है लुधियाना पंजाब, तीसरा है कानपुर महाराष्ट्र और चौथा है कच्छ का रण गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जो है उत्तर जो है वो कौन सा होगा? बाड़मेर राजस्थान। यानी भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो बाड़मेर राजस्थान में क्या है, इमरजेंसी के समय यानी युद्ध के समय क्या कर सकते हैं, उनके लिए हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं है, हवाई अड्डों की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर भी ये जो वायुसेना का हवाई जहाज है ये क्या कर सकते हैं, उतर सकते हैं। दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हम बोलते हैं NH 925। कौन सा? NH 925 जो है, इस NH 925 के ऊपर जो है ये कारनामा जो है वो क्या क्या किया गया। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इमरजेंसी के समय जो है वो भारतीय वायुसेना के जो हवाई जहाज है उनके लिए क्या होगा, काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में इस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों साहित्य का 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? दोस्तों 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव, डेविड जूलियस एम पटपाउटियन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है वो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये जो है दोस्तों ये तंजानिया के हैं। और आप सबको पता है कि तंजानिया जो है वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों इन्होंने किया क्या है? इन्होंने उपनिवेश काल के समय या उपनिवेशवाद के जो प्रभाव हैं इन प्रभावों का क्या किया है, विमोचन किया। यानी उपनिवेश काल का जो प्रभाव है इनके बारे में क्या किया है, पुस्तक लिखी है। दोस्तों मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव जो है इन्हें क्या किया गया, इन्हें शांति के क्षेत्र में, इन्हें जो है वो शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल जो प्राइज है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। जबकि डेविड जूलियस व पटपाउटियन जो है इन्हें किसके क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया? तो याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो इन्हें प्रदान किया गया। जबकि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो क्या प्रदान किया गया है, नोबेल प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लोक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यानी कैनाल जो है वो नहर। हम बात करते हैं इसमें पहला है एम्स्टर्डम बंदरगाह, दूसरा पोर्ट सैयद बंदरगाह, तीसरा है संघाई बंदरगाह, चौथा है सिंगापुर बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा एम्स्टर्डम बंदरगाह। और एम्स्टर्डम बंदरगाह जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो नीदरलैंड जो है, उस नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो है वो कैनाल लोक का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। दोस्तों नदी की बात करें तो नदी का नाम भी है एम्स्टर्डम। इस नदी पर जो बंदरगाह है एम्स्टर्डम बंदरगाह, उसका जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया। अब दोस्तों एक याद है पोर्ट सईद, और पोर्ट सईद जो है वो भूमध्य सागर में एक बंदरगाह, भूमध्य सागर में एक बंदरगाह जिसका नाम पोर्ट सईद है। और एक बंदरगाह है पोर्ट सवेज, और पोर्ट सवेज जो है वो लाल सागर में है। कहाँ पे है, लाल सागर में। और दोनों के मध्य जो है वो एक नहर है जिसे बोलते हैं सवेज नहर। विश्व की सबसे व्यस्त जो नहर है वो कौन सी है, सवेज नहर, जो भूमध्य सागर में पोर्ट सईद बंदरगाह को लाल सागर में पोर्ट सवेज बंदरगाह से क्या करता है, आपस में जोड़ता है। एक बात तो ये। दूसरा संघाई, और संघाई जो बंदरगाह है वो
कहाँ पे हम बोलते हैं, चीन के पूर्वी भाग में। और ये जो बंदरगाह है दोस्तों, ये विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो कौन सा है, वर्तमान में संघाई बंदरगाह। यानी संघाई बंदरगाह जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। जबकि विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो कौन सा, सिंगापुर बंदरगाह। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह संघाई बंदरगाह है, दक्षिणी चीन सागर के पास। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह सिंगापुर बंदरगाह है। और एम्स्टर्डम बंदरगाह यूरोप में है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। और ये जो है वो एक नहर के ऊपर क्या है, अवस्थित है। और एम्स्टर्डम जो है वो क्या है, नहर मानी जाती है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को हाल ही में किसका महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है? तो भारत, ऑप्शन है भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत का नया मुख्य सचिव और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, वो होगा भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार। दोस्तों अभी कल ही इनके नेतृत्व में, निर्मला सीतारमन नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में जो है वो आर्थिक जो बजट है 2021 और 22 का वो क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। यानी हम कहते हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जो है वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार माने जाते हैं। जबकि के विजय राघवन जो है, के विजय राघवन जो है के विजय राघवन जो है वो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। के विजय राघवन जो है वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो वी अनंत नागेश्वर हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों उस पर आते हैं। भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2022 तक टाइगरों की संख्या दुगनी करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन जो है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, तीसरा है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और चौथा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों अगर हम बात करें कि टाइगर जो है वो लगातार जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इस संदर्भ में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है जो कहाँ पे है, हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में है, हम कहते हैं मुख्य रूप से तमिलनाडु केरल में अवस्थित है। तो इन नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्या है, अवस्थित है। और इस टाइगर रिजर्व ने क्या किया दोस्तों, 2010 के मुकाबले 2022 तक जो है वो टाइगरों की संख्या दुगनी करने के कारण इसे जो है वो TX20 जो है वो क्या प्रदान किया है, पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है यहाँ पर लगातार जो है वो बाघों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में बाघों का घर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वह एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद जो बाघ हैं वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर सफ़ेद जो बाघ हैं वो दिखाई देते हैं। दूसरा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसकी विशेषता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जो है वो टाइगर रिजर्व माना जाता है। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर हम कहते हैं बंगाल टाइगर। आपको पता सुंदरवन
जो है वो डेल्टा भी है, और सुंदरवन डेल्टा जो है वो एक महत्वपूर्ण डेल्टा है, जिस जो हम बात करते हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में क्या है अवस्थित है। तो TX2 पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है, प्रदान किया गया। और कहाँ पे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे हम कहते हैं तमिलनाडु केरल की सीमा पर। और नीलगिरी पहाड़ी की एक विशेषता और भी है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से क्या करती है, जोड़ती भी है। यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से भी क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। और आपके सामने पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में नवीन पटनायक ने, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने देश का पहला फायर पार्क का क्या किया गया, उद्घाटन किया है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में लगातार जो है वो नवीन जो उपलब्धियां हैं वो क्या की जा रही है, हासिल की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का अर्थ है कि पेड़ों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द जो वर्ल्ड है इसकी मान्यता भारत के किस शहर को दी गई है, तो हम पहला ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, दूसरा है चंडीगढ़ पंजाब, तीसरा चेन्नई तमिलनाडु और चौथा है बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, हैदराबाद। कौन सा होगा, हैदराबाद जो है, इस हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या क्या है, घोषित किया गया। द आर्बर डे फाउंडेशन आर्बर डे फाउंडेशन व विश्व संयुक्त राष्ट्र खाद्य संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन ने इसे ये देने की क्या की है, घोषणा की है। यानी हैदराबाद जो है वो लगातार जो है वो पेड़ों के संरक्षण में अग्रणी काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की जैसे ही हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में पेड़ों के लिए अस्पताल व एम्बुलेंस की क्या की है, व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में जो है पेड़ों के लिए अस्पताल व एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और इसको दिया गया नाम पुष्पा। यानी चंडीगढ़ जो है ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पेड़ों के लिए अस्पताल होगी, पेड़ों के लिए एम्बुलेंस होगी, और ये जो परियोजना है इस परियोजना को पुष्पा नाम में दिया गया। तो हमें याद रखना ट्री ऑफ दी वर्ल्ड 2020 हैदराबाद तेलंगाना में, और पेड़ों के लिए अस्पताल व एम्बुलेंस की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, वो चंडीगढ़ पंजाब में की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दुनिया का पहला जैव ईंधन से चलने वाला रॉकेट कौन सा है। यानी ये अपने आप में टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि विश्व में पहला जैव ईंधन से चलने वाला जो रॉकेट है वो कौन सा है। और आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टारडम 10, परसिवरेंस, होप, तियानवेन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्टारडम 01। कौन सा होगा, स्टारडम 01 जो है वो दुनिया का पहला जो है वो जैव ईंधन से संचालित क्या होगा, रॉकेट होगा। और दोस्तों ये जो है ये ब्लू शिफ्ट जो संस्था है अमेरिका की, ब्लू शिफ्ट जो यूएसए की संस्था है उसने क्या किया है, इसकी कार्य प्रणाली को विकसित किया। देखो दोस्तों परस्यूरेंस जो है वो नासा का
मंगल मिशन है। नासा का मंगल मिशन जो है वो कौन सा है? परस्यूरेस। जबकि होप जो है वो कहाँ का है? वो हम कहते हैं यूएई का। होप जो है वो यूएई का जो मंगल मिशन है वो होप है, और तियानवेन जो है वो चीन का मंगल मिशन है। तो आपको जो याद रखना, जैव ईंधन से चलने वाला रॉकेट कौन सा है? तो स्टारडम है 01, और ब्लू शिफ्ट यूएसए की जो कंपनी है उसने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो आज का जो है वो करंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आनंद आए होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।